ऑनलाइन के इस प्लेटफार्म पर आप सभी हिंदी प्रेमियों का स्वागत है। मैं एमपी सर। मेरे द्वारा आज हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया जाएगा। इसके पहले हिंदी साहित्य का इतिहास जिसमें आपको हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका वर्गीकरण पढ़ाया गया है, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इन कालखंडों को पढ़ाया गया है एक सामान्य परिचय के रूप में कि उसका आदिकाल की समय सीमा क्या है, भक्तिकाल की समय सीमा क्या है। इन सब चीज़ों को सामान्य परिचय के रूप में पढ़ाया गया है। तो जो मित्र हमारे उस वीडियो को नहीं देखें, पहले उस वीडियो को जाकर देखें, उसके बाद फिर यहाँ से क्लास देखें, जिससे आपको समझ में आएगा। यह हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका सिलेबस बहुत विस्तृत है और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो हमारे मित्र हिंदी विषय से तैयारी करते हैं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, जीआरएफ हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सब जगह यह पाठ्यक्रम के रूप में रखा गया है। इसके पहले भी जो मित्र हमारे स्नातक स्तर पर हैं और जो प्रास्नातक स्तर में हैं, उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए सभी लोग वीडियो को देखें। तो हम शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आप लोग को जो प्रमुख ग्रंथ हैं कि इतिहास लेखन की जो परंपरा थी उसकी शुरुआत कैसे हुई है, और जो प्रमुख इतिहासकार हैं और इतिहास ग्रंथ हैं उनको बताया जा चुका है। इसी कड़ी में हम आगे शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में जो और प्रमुख ग्रंथ और उनके रचनाकार हैं उनको हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्होंने 3 इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें पहला इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका। और इनके जो द्वारा जो दूसरा इतिहास ग्रंथ लिखा गया है वह है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल। और जो तीसरा है हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास। ये 3 इतिहास ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। इनका जो इतिहास ग्रंथ है वह है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। आगे फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का
आलोचनात्मक इतिहास। यहाँ से प्रश्न पूछा कैसे जाएगा, इतिहास ग्रंथ का नाम दे देगा और पूछेगा यह इतिहास ग्रंथ किस लेखक का है। तो इसको हमें याद करना है। यहाँ से यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है ये। तो जैसे दे दिया कि राम कुमार वर्मा जी का इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है, तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। एक हैं सुमन राजे, सुमन राजे, इन्होंने क्या किया कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। आगे और इतिहासकारों को देखते हैं, जिनमें डॉक्टर बच्चन सिंह को देखते हैं कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने कौन कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा। डॉक्टर बच्चन सिंह, इनके द्वारा दो प्रमुख इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें एक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। और जो दूसरा इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। ये दो इतिहास ग्रंथ डॉक्टर बच्चन सिंह के हैं। इसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इनके द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है, एक इतिहास ग्रंथ है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास। और जो दूसरा इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी भाषा और साहित्य। हिंदी भाषा और साहित्य, यह डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। आगे पंडित राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा, पंडित राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है हिंदी काव्यधारा। हिंदी काव्यधारा। आगे फिर डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ, डॉक्टर नगेंद्र, इनके द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है एक रीत काव्य की भूमिका। रीत काव्य की भूमिका। एक इतिहास ग्रंथ इनका लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। ये दो इतिहास ग्रंथ डॉक्टर नगेंद्र जी के हैं। इतिहास ग्रंथों का नाम देके पूछेगा कि यह इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है। जैसे दे दिया रीत काव्य की भूमिका के लेखक कौन है, तो डॉक्टर नगेंद्र। अब यहाँ एक बात ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा और डॉक्टर नगेंद्र जी ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। तो जो डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास ग्रंथ है वह संपादित है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या है, मौलिक इतिहास ग्रंथ है। आगे हम फिर देखते हैं
जो और भी इतिहास लेखक हैं उनके कौन कौन से ग्रंथ हैं, जिसमें एक काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा, प्रचारणी सभा, इसके द्वारा जो इतिहास ग्रंथ प्रकाशित है वह है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। यह काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। एक है नलिन बिलोचन शर्मा, इनके द्वारा जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया है वह है साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन। एक है पादरी एडिसन ग्रीव्ज, एडिसन ग्रीव्ज, इनके द्वारा जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया है वह है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। इसके बाद एक इतिहास ग्रंथ है F.E.K.E. F.E.K.E. द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। फिर डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, इनके द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इस इतिहास ग्रंथ पर इनको व्यास सम्मान मिला है। इसके बाद हम देखेंगे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इनके द्वारा कौन कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा गया है? जिसमें हिंदी साहित्य का एक अतीत है, हिंदी साहित्य का अतीत। इसके दो भाग हैं। हिंदी साहित्य का जो अतीत है उसके दो भाग हैं। एक इतिहास ग्रंथ का नाम इनके क्या है? हिंदी साहित्य का अतीत। और जो दूसरा इतिहास ग्रंथ इनका है वह है हिंदी वांग्मय विमर्श। ये दो इतिहास ग्रंथ आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के हैं। आगे फिर जो इतिहास ग्रंथ लेखक हैं उनको भी देख लेते हैं। जिसमें प्रभुदयाल मित्तल, प्रभुदयाल मित्तल, इनके द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है चैतन्य संप्रदाय
और उसका साहित्य। आगे नीरजा माधव, नीरजा माधव, इनके द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, ओझल नारी इतिहास। आगे फिर देखते हैं डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ। एक इतिहास ग्रंथ का नाम है दूसरी परंपरा की खोज, और दूसरा इतिहास ग्रंथ इनका है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। ये डॉक्टर नामवर सिंह का इतिहास ग्रंथ है। आगे फिर जो है वियोगी हरि, वियोगी हरि, इनके द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है ब्रज माधुरी सार। रामचंद्र तिवारी, रामचंद्र तिवारी, इनके द्वारा जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया है वह है हिंदी गद्य साहित्य, हिंदी गद्य साहित्य। आगे जो है अज्ञे जी हैं, इनके द्वारा इतिहास ग्रंथ जो लिखा गया है वह है हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, यह अज्ञे जी द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। अगर हमें हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है तो सबसे पहले इतिहास ग्रंथों के नाम और उनके लेखक हमको जानना है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं आगे और भी जो इतिहास लेखक हैं और उनके ग्रंथ हैं उनको भी देख लेते हैं, जिसमें बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय, इनके द्वारा जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया वह है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। डॉक्टर मोती लाल मेनारिया, इनके द्वारा इतिहास ग्रंथ जो लिखा गया है एक है राजस्थानी पिंगल साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य, और जो दूसरा इनके द्वारा लिखा गया है वह है राजस्थानी भाषा और साहित्य। फिर आगे इतिहास एक ग्रंथकार हैं एक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पद्मलाल
पुन्नालाल बख्शी। इनका जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य विमर्श के नाम से है, हिंदी साहित्य विमर्श। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो प्रमुख इतिहासकार थे और उनके ग्रंथ कौन कौन से हैं उसको हमने देखा। इसके अलावा भी आपको इतिहासकार और इतिहास ग्रंथ मिलते हैं, लेकिन जो प्रमुख था उसको हमने देखा। अब आगे हम देखते हैं जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है कि अध्ययन की सुविधा के अनुसार उसका काल विभाजन करके हमें इसका अध्ययन करना है। तो काल विभाजन को देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया गया वह किस प्रकार से किया गया। तो सबसे पहले देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या किया कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया। अब उसी को देखेंगे। इन्होंने जो 4 कालखंड नाम दिए, कौन कौन सा नाम दिया है, उसका समय कितना है, यह इम्पॉर्टेंट है काल विभाजन, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन, तो इन्होंने क्या कहा, पहला जो विभाजन किया उसका नाम दिया वीरगाथा काल। वीरगाथा काल। और वीरगाथा काल का जो समय माना वो माना है संवत 1050 से संवत 1375 विक्रमी। इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया, वीरगाथा काल नाम। और वीरगाथा काल की समय सीमा संवत 1050 से संवत 1375 विक्रमी। दूसरा जो विभाजन किया उसका नाम दिया भक्ति काल। भक्ति काल। और भक्ति काल की जो समय सीमा माना उसमें संवत 1375 से 1700 विक्रमी माना। फिर तीसरा नाम दिया रीतकाल। रीतकाल। रीतकाल का समय कितना माना, संवत 1700 से 1900 विक्रमी। और जो चौथा विभाजन किया उसमें क्या नाम दिया कि गद्य काल नाम दिया। गद्य काल। और गद्य काल का जो समय सीमा माना वह 1900 से 1984 विक्रमी माना। ये जो है काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यहाँ पे 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया, तो वीरगाथा काल नाम दिया, और आधुनिक काल को क्या नाम दिया, गद्य काल नाम दिया। और यहाँ इसकी समय सीमा भी पूछी जाएगी। यहाँ से 1 नंबर तो फिक्स है। काल विभाजन से आपका लगभग सभी परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन अवश्य ही आएगा। आगे फिर देखते हैं हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने काल विभाजन में क्या क्या नाम दिया उसको देखते हैं। तो इन्होंने क्या नाम दिया, आदिकाल नाम दिया। आदिकाल। और आदिकाल का जो समय माना सन 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी से कब तक माना, 1400 ईस्वी तक।
जो दूसरा नाम दिया इन्होंने उसको क्या नाम दिया? पूर्व मध्यकाल नाम दिया। पूर्व मध्यकाल। और पूर्व मध्यकाल की समय सीमा माना सन 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी मानना, 1700 ईस्वी। तीसरा नाम दिया उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल का जो समय कब तक माना? यह सन 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, 1900 ईस्वी तक। और फिर चौथा जो नाम दिया उसका नाम है आधुनिक काल। और आधुनिक काल को इसका जो समय कब तक माना? सन 1900 ईस्वी से अब तक का जो समय है वह आधुनिक काल माना। तो ये रहा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, यहाँ प्रश्न बनेगा क्या कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम ही दिया। या किस विद्वान ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। समय कितना है? सन 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी। तो इस प्रकार इनका ये काल विभाजन है। आगे फिर देखते हैं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का काल विभाजन। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, इनका जो काल विभाजन है इसको देखते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया। आदिकाल को प्रारंभिक काल। और प्रारंभिक काल का जो समय माना 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी, 1350 ईस्वी। और दूसरा जो काल विभाजन किया उसका नाम पूर्व मध्यकाल। और इसका जो समय माना 1350 ईस्वी से 1600 ईस्वी। फिर उत्तर मध्यकाल। इसका जो समय माना वो 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक माना। फिर आधुनिक काल। आधुनिक काल, इसका जो समय माना 1857 ईस्वी से अब तक। ये रहा आपका गणपत चंद्र गुप्त जी का काल विभाजन। इन्होंने प्रारंभिक काल माना, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल नाम दिया। आगे फिर देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का काल विभाजन। काल विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको हम देखते हैं। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनका जो काल विभाजन है इन्होंने क्या नाम दिया? एक नाम दिया संधिकाल। संधिकाल। और संधिकाल का जो समय माना संवत 750 विक्रमी से 1000 विक्रमी। फिर दूसरा जो नाम दिया उसे क्या किया? चारण काल नाम दिया। और चारण काल नाम जो है
यह चारण काल, और चारण काल का जो समय है 1000 विक्रमी से 1375 विक्रमी। फिर इन्होंने क्या नाम दिया? भक्तिकाल नाम दिया, भक्तिकाल। और भक्तिकाल का जो समय माना वह कब से है? 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी। फिर रीतकाल नाम दिया, अगले काल को नाम क्या दिया? रीत काल। और रीत काल का समय 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी। इसके बाद आधुनिक काल नाम दिया, आधुनिक काल। और आधुनिक काल नाम दिया किसने? इसकी समय कब से कब तक है? 1900 विक्रमी से अब तक। ये रहा डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का काल विभाजन। इन्होंने संधि काल नाम दिया, चारण काल नाम दिया, भक्ति काल, रीत काल और आधुनिक काल नाम अपने काल विभाजन में दिया। इसके बाद देखते हैं मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। मिस्र बंधु, मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। तो मिस्र बंधुओं ने क्या किया कि काल विभाजन कैसे किया? इनमें इन्होंने आरंभिक काल नाम दिया, आरंभिक काल। और आरंभिक काल को दो भागों में बांटा, जिसमें है पूर्व आरंभिक काल और जो दूसरा है उत्तर आरंभिक काल। फिर दूसरा काल इन्होंने माध्यमिक काल माना, भक्ति काल को माध्यमिक काल कहा। और माध्यमिक काल को भी दो भागों में बांटा, जिसमें क्या है पूर्व माध्यमिक काल और एक है प्रौढ़ माध्यमिक काल। फिर तीसरा काल इन्होंने अलंकृत काल माना, अलंकृत काल। और अलंकृत काल को भी दो भागों में बांटा, जिसमें पूर्व अलंकृत काल है और दूसरा है उत्तर अलंकृत काल। फिर इन्होंने एक काल नाम दिया परिवर्तन काल और एक नाम दिया वर्तमान काल। यह मिस्र बंधुओं का काल विभाजन है। मिस्र बंधुओं ने क्या किया कि आरंभिक काल नाम दिया, माध्यमिक काल नाम दिया, माध्यमिक काल के बाद अलंकृत काल नाम दिया और अलंकृत काल के बाद जो है परिवर्तन काल और वर्तमान काल। इस प्रकार का काल विभाजन मिस्र बंधुओं ने किया। फिर क्या हुआ कि सबसे अहम बात ये रह गई कि जो प्रथम इतिहास लेखक थे, जो गारसा दा तासी इतिहास लेखन की परंपरा में प्रथम माने जाते हैं, उन्होंने और शिव सिंह सेंगर ने, इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि काल विभाजन गारसा दा तासी, गारसा दा तासी एक विद्वान ये हैं और दूसरे विद्वान जो हैं और शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर ने
काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि यह पूछा जाए कि काल विभाजन का श्रेय किसे दिया जाए, तो गार्सा दा तासी आपके प्रथम इतिहास लेखक हैं जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इतिहास ग्रंथ लिखा, और सी सिंह सेंगर जो हैं ये भी इतिहास लेखक हैं, इन्होंने हिंदी भाषा में प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा। लेकिन इनके इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन का कोई प्रयास इन्होंने नहीं किया। तो काल विभाजन का श्रेय जो है, काल विभाजन का श्रेय किसे दिया जाता है? जॉर्ज ग्रियर्सन को दिया जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि काल विभाजन का श्रेय किसको दिया जाए, तो जॉर्ज ग्रियर्सन को दिया जाता है। इन्होंने क्या किया, अपने इतिहास ग्रंथ में नामकरण और काल विभाजन दोनों किया। प्रश्न यही से बने, हाँ काल विभाजन का श्रेय प्रथम श्रेय किसे दिया जाए, तो जॉर्ज ग्रियर्सन को। और इन्होंने क्या किया कि 11 कालखंडों में, कितना, 11 कालखंडों में काल विभाजन का प्रयास किया। ये है काल विभाजन का प्रकार कि कितने इतिहासकारों ने काल विभाजन किया और उनके अनुसार काल विभाजन क्या क्या नाम दिया और क्या समय था। आगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक थोड़ा देखेंगे, छोटा सा टॉपिक है, उसमें नामकरण है। तो नामकरण के बारे में है, तो नामकरण में आदिकाल का नामकरण, आदिकाल का नामकरण। तो नामकरण में सबसे पहले हम देखते हैं, एक नाम है वीरगाथा काल। वीरगाथा काल यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है वीरगाथा काल। तो वीरगाथा काल आदिकाल को किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर जो है बीजवपन काल, बीजवपन काल। बीजवपन काल किसने कहा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर एक है वीरकाल। आदिकाल को किसने वीरकाल कहा? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने आदिकाल को वीरकाल नाम दिया। फिर आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? आदिकाल को आदिकाल नाम। तो आदिकाल नाम जो दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया? आदिकाल। एक नाम है आधार काल। आदिकाल को आधार काल किसने कहा? तो मोहन अवस्थी। और एक संक्रमण काल कहा गया। संक्रमण काल। संक्रमण काल किसने कहा? रामखिलावन पांडे। रामखिलावन आदिकाल का नामकरण देख रहे। इसे आगे हम और देखते हैं जिसमें चारण काल नाम दिया गया। चारण काल। चारण काल नाम किसने दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने।
फिर संधि एवं चारण काल है, संधि एवं चारण काल। संधि एवं चारण काल किसने नाम दिया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और अंधकार काल नाम किसने दिया आदिकाल को? अंधकार काल, अंधकार काल नाम दिया कमल कुलश्रेष्ठ ने। पुरानी हिंदी काल, पुरानी हिंदी काल, पुरानी हिंदी काल किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आदिकाल को पुरानी हिंदी काल कहा। अपभ्रंश काल आदिकाल को, अपभ्रंश काल किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा ने। आरंभिक काल नाम आदिकाल को किसने दिया? आरंभिक काल, तो आरंभिक काल नाम मिश्र बंधुओं ने दिया, मिश्र बंधु। और प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। यह है आदिकाल का नामकरण। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें आपने देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया? वीरगाथा काल नाम दिया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीरकाल नाम दिया। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काल को श्रृंगार काल भी कहा गया, श्रृंगार काल। श्रृंगार काल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतकाल को कला काल नाम किसने दिया? कला काल, कला काल नाम दिया रमाशंकर शुक्ल रसाल। यह श्रृंगार काल नाम पूछा गया है। बीपीएससी जो बिहार टीजीटी हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को क्या नाम दिया? रीत काव्य किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इसके बाद फिर अंतिम काल विभाजन देखिए, जो आधुनिक काल है। आधुनिक काल का नामकरण, जिसमें एक गद्य काल है। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आधुनिक काल किसने कहा? आधुनिक काल को आधुनिक काल, इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा,
और डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। तो इस प्रकार काल विभाजन का और नामकरण का यह टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।